वो सारी चीजें देखता है कि एक आदमी एक परिवार में एक महीने में कितना खर्चा करता है, ठीक है। वो NSSO जो है वो उसका डाटा ये देखता है, फिर नीति आयोग उस चीज को पब्लिश करता है आज के दौर में, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब नीति आयोग कर रहा है वही काम, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट करने का काम किसका है? NSSO, ठीक है। ये मैंने बताया था NSSO और CSO, अब बन चुका है NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें भी दो चीजें देखने को मिली हैं कि गरीब कौन है, गरीब कौन नहीं है। इंडिया में अगर हम ट्रेडिशनली देखें, भारत में जो ट्रेडिशनली एक लॉजिक था कि पॉवर्टी लाइन जो है वो कैलोरी इनटेक के बेस पर जो है वो डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो थोड़ी सी आपको साइंस का पता होना चाहिए कि जो हमारी ऊर्जा की इकाई है उसको कैलोरी कहते हैं, कैलोरी, ठीक है। जूल, ठीक है। ए कैलोरी इज इक्वल टू 4.12 जूल, ठीक है। 4.12 जूल के बराबर एक कैलोरी होती है। और वो जो है, अगर हम बात करें इस टाइम पे कैलोरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अगर 2100 कैलोरीज जो है एक दिन में, ठीक है, अर्बन एरियाज में, और 2400 कैलोरीज जो है वो रूरल एरियाज में एक आदमी कंज्यूम करता है, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कई बार डाटा आ जाता है कि ये क्या है, 2100 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज, ठीक है। ये है अर्बन एरियाज में, मतलब शहरी इलाकों में, और 2400 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज कहाँ पे? रूरल एरिया, ठीक है जी। ये जो कैलोरी का कंसेप्ट है, ये ऊर्जा की इकाई है कैलोरी, ठीक है। जितनी ऊर्जा जो है वो हम गेन करते हैं, 2100 कैलोरी अगर अर्बन एरिया में, 2400 कैलोरी रूरल एरिया में। इसका एक कारण ये भी है कि रूरल एरिया में ज्यादा कैलोरीज क्यों? क्योंकि रूरल लोग जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उनकी एनर्जी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, इसलिए 2400 और 2100 कैलोरी आपका अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में कितना है, ठीक है, और रूरल एरियाज में कितनी कैलोरीज है, ये इनिशियल तौर पे अगर हम बात करें, शुरुआती तौर पे, ठीक है, कैलोरी इनटेक कितनी है एक आदमी की अर्बन और रूरल एरियाज में रिस्पेक्टिवली, ये जो बताया मैंने, ये एक गरीबी रेखा को डिफाइन करती थी, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने वाली ये कैलोरी इनटेक के ऊपर डिपेंड करता था। अगर इतना कोई कर पा रहा है, ठीक है, इतना कोई इनटेक ले रहा है, एनर्जी को ले रहा है, ऊर्जा को, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल में। हालांकि ये जो मेथोडोलॉजी है ये टाइम के साथ चेंज हुई, ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ठीक है, जैसे गरीब लोग कौन से हैं, लाइक टाइम से देखते गए कि हम रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, वो सारी फैसिलिटीज भी देखने को मिली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वो सारी चीजें भी आई देखने को मिले। मगर पहले तो हम इसी वे में चलते थे, मगर बाद में हमारा हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखकर जो है वो पॉवर्टी की जो एस्टिमेशन है वो लगाई गई, ठीक है। और इसमें सबसे पहले कमेटीज आती हैं, बहुत सारी कमेटीज आई, पर एक कमेटी का नाम है सुरेश तेंदुलकर। ये सुरेश तेंदुलकर जो है इसके लीडर है, मतलब वो प्रेसिडेंट है, इसके चेयरपर्सन है, इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है ये गठित हुई थी 2005 में। कल को क्वेश्चन आए कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और बहुत पूछी जाती है तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है, तो ये 2005 में आई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। और ये गरीबी एस्टिमेशन, पॉवर्टी एस्टिमेशन से ही संबंधित है, ठीक है, रिलेटेड है। और इसमें जो है वो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी कि जो कैलोरी बेस्ड मॉडल है, जो ये मैंने ऊपर बताया, 2100 कैलोरी अर्बन एरिया, 2400 कैलोरी रूरल एरिया, ये जो मॉडल है इसको हटाया जाए और एक नया तरीका जो है बुलाया जाए, ठीक है। तो इसमें जो है एक बेंचमार्क सेट किया गया जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब एक आदमी
जो खर्चा करेगा, ठीक है, डेली एक दिन का, अगर वो 27 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है, और 33 रुपया खर्च कर रहा है, 27 रुपया रूरल में और 33 रुपया अर्बन में खर्च कर रहा है एक दिन में एक आदमी, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, वो एबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। ये 2005 की कमेटी है, आप ध्यान रखिए। इसमें जो है वो कैलोरी इनटेक का जो मेथड है उस मेथडोलॉजी को चेंज कर दिया, और यहाँ पे ये मेथड दिया गया इसके द्वारा कि डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी एक दिन में कितने रुपए खर्च कर रहा है? 27 रुपए। कहाँ खर्च कर रहा है? रूरल एरिया, क्योंकि रूरल में महंगाई कम होगी और अर्बन में महंगाई ज्यादा होगी, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, 27 रुपए रूरल में और 33 रुपए अर्बन एरिया, ठीक है। अगर कोई आदमी इतना खर्च कर रहा है डेली रिस्पेक्ट एरिया में, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर। अगर 27 रुपए भी नहीं है किसी आदमी के पास खर्चने के लिए एक दिन, एक आदमी के पास, तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी में पल रहा है, ठीक है। और ये बात है आज से 20 साल पहले की, 2005, ठीक है। और आज अगर हम बात करें तो ये जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी है, और भी बहुत सारी कमेटीज बनी है इस रिगार्डिंग, बट इन्होंने ट्रेडिशनल वे में इस चीज को फोकस किया, इतना अगर कर पा रहे हैं तो वो गरीब नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो रूरल पॉवर्टी की कॉजेज है, ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या कारण हो सकते हैं कि लोग, ग्रामीण लोग जो है खासकर, वो आज भी गरीबी का सामना करते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी है मगर कम है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, उस लेवल पे, उस स्तर पे वो चीजें शायद पढ़ाई नहीं जा रही हैं, ठीक है। पढ़ाई भी जा रही है तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, बट मैटर करती हैं। तो यहाँ पे कॉजेज फॉर रूरल पॉवर्टी, थोड़े से इसके ऊपर बात करते हैं। कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, ठीक है। जो ग्रामीण गरीबी है, ग्राम के मतलब गांव के लोगों की, उसके कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि उनको एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की दिक्कत है, ठीक है। और एजुकेशन की वजह से वो अवेयरनेस कम है, और यहाँ पे फिर अवेयरनेस के अलावा अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी रैपिडली तरीके से हो रही है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल वे में नहीं चल रही, ठीक है। और इससे जो है वो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब एक घर में 6 लोग 7 लोग होंगे तो फिर वो रिसोर्सेज, ठीक है, देखो हर चीज की कंजम्पशन बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और वो हम इतने अच्छे से सर्वाइवल नहीं कर पाए, ठीक है। तो धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी, लोगों को समझ आई कि जो मतलब आप एक बच्चे को भी, 2 बच्चों को भी अगर आपने अच्छे से पालन पोषण करना है तो पैसा चाहिए, और कैसे उनको जो सर्वाइव करना है, तो वो एजुकेशन से ही समझ आया सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत रहती है, ठीक है। ये सबको पता है कि गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है भारत में, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अनपढ़ता के कारण भी है, स्किल की कमी भी है ना। जो हमारी मिसमैच होती है, जो जहाँ पे जॉब्स चाहिए, जो जॉब्स में स्किल चाहिए, वो शायद उनको कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे नहीं सिखाया जा रहा है। पढ़ तो ले रहे हैं, एजुकेशन तो प्राप्त कर रहे हैं, बट वो हो सकता है वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको कमी है। अगर वो ले भी रहे हैं तो उस स्तर पे नहीं मिल रही है जिस स्तर पे जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज डिमांड करती हैं, तो वो भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरी बात है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले तो बहुत था प्रचलन, ठीक है, अब थोड़ा कम हुआ है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ठीक है। और बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे आप एक बोल सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, जो हमारी क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। अगर आप भारत में बहुत सारे राज्यों को देखें तो बहुत सारी राज्यों में प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे हिमाचल है, हिमाचल के अपर रीजन जो है ट्राइबल एरियाज है,
वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जरूर हो, ठीक है। वहाँ के लोग वहाँ के लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना, इस चीज से जुड़े हुए हैं, और वो नौकरी वगैरह, एजुकेशन वगैरह इतने अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। और अगर वहीं आप दिल्ली में जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, या फिर आप बड़ी सिटीज में जाएं और ज्यादा, तो वहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलेगा कि वहाँ का सिस्टम अलग है। क्यों? क्यों? वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे हर लोग आदमी जो है वो जॉब कमाई के उस पे है। मगर तो ये जो है वो हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज है। हर जगह एक तरह अवसर नहीं है, ठीक है, समानता नहीं, तो इसलिए रीजनल डिस्पैरिटी भी है, ठीक है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, गरीबी का मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि क्या होता है कि अभी पीडीएस में अगर आप बात करें तो हर बंदा जो है वो उसका राशन कार्ड जो है वो कई बार क्या होता है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही पीडीएस की नहीं देखने को मिलती है। कुछ लोगों को अनाज अभी भी नहीं मिल पाता, कई लोग जो है उनसे जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, अंगूठे वगैरह लगाते हैं ऑनलाइन, है ना, मतलब वो सारी चीजें जो है वो एक तरह से प्रॉपर वे में नहीं चल रही है, ठीक है। हालांकि काफी कोशिश की गई है सरकार के द्वारा इन चीजों को जो है वो कवर अप किया जाए, इन चीजों को खत्म किया जाए। कभी बोलते हैं कि इसमें ये होगा, कभी वो होगा, तो दिक्कत जो है वो देखने को मिलती रहती है। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट ने इसको रिजॉल्व करने की काफी कोशिश की। अर्बन पॉवर्टी भी देखने को मिलेगी। तो पॉवर्टी के कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। कारण के ऊपर हम ज्यादा फोकस ना करके हमें सीधे कुछ और कमेटीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो कमेटीज के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसमें एक और कमेटी थी सुरेश तेंदुलकर के अलावा, ठीक है, दांडेकर, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी भी लिखते हैं इसको, दांडेकर कमेटी भी लिखते हैं। ये भी किसके ऊपर थी? गरीबी, पॉवर्टी पे, ठीक है, गरीबी के ऊपर। अब ये जो इनका पूरा नाम है वैसे डॉक्टर वी एम दांडेकर, ठीक है। जैसे दो आदमी है, एक तो वी एम दांडेकर है और एक नीलकंठ रात है, मगर मेन नाम इसी का आता है, वी एम दांडेकर। तो ये जो है ये इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं एक फिर से कैलोरी बेस्ड, ठीक है, वो सिस्टम चलाया। सिस्टम मतलब वही चीज उन्होंने बोला कि ये जो चेंजेस है वो सही नहीं है, और जो कैलोरी बेस्ड वही है 2250, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। 2250 कैलोरीज जो है वो अगर कोई व्यक्ति इनटेक करता है, अब देखिए कैलोरी ऐसे तो नहीं मिलेगी, ऊर्जा ऐसे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तभी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बॉडी की, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऊर्जा की वो कर पाएगा पूरी। तो 2250 कैलोरी जो है वो मिनिमम डिजायर्ड लेवल होगा न्यूट्रिशन, ये इन्होंने बोला कि कम से कम 2250 कैलोरीज तो हर एक आदमी को एक दिन में लेनी ही पड़ेगी, तभी वो की रेखा से ऊपर माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना एक तरह से खाने के स्टैंडर्ड के ऊपर ही देखा जा रहा है, ठीक है, इनको 2250 कैलोरीज मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है, जो पोषण का स्तर है वो कम से कम इतना तो होना चाहिए, 2250 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कल को नाम आए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अंबेडकर कमेटी किससे जुड़ी हुई है और इन्होंने भी किसके ऊपर बल दिया था, ठीक है। और जो सुरेश तेंदुलकर है वो तो काफी आती है, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। बाकी रिपोर्ट्स तो इसके ऊपर और भी मिलेंगी आपको, लाइक एक और रिपोर्ट है रंगराजन रिपोर्ट, ठीक है। रंगराजन आपने सुना भी होगा नाम, सुना आपने? कौन थे ये? सी रंगराजन, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे, इनके नोट भी आपने शायद चलाए हो, ठीक है। ये 12वें आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है।
12वें तो नहीं, 12वें नहीं थे, और ही था नंबर इनका, बट थे आरबीआई के गवर्नर रंगराजन, सी रंगराजन तनखा, अभी जिंदा है, अभी है ये। रंगराजन रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी, अब ये क्या बोलती है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है दिया हुआ, बट मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ कि जो डॉक्टर सी रंगराजन ये इसके चेयरमैन हैं, और इनके अंडर जो है वो एक कमेटी गठित की गई थी एक्सपर्ट ग्रुप की, ठीक है, एक्सपर्ट थे ग्रुप सारा, वो सारे इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने रिव्यू किया, ठीक है, कि जो पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाए, गरीबी को कैसे मापा जाए, ठीक है, कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं तो उसको कैसे मापा जाए, और ये कमेटी आई थी 2012, ठीक है, मतलब आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले, ठीक है। तो 2012 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की तो वो 2014 में, पहले गठित की थी 2012 में, और रिपोर्ट सबमिट हुई थी 2014, ठीक है, 2 साल बाद। इसमें ये देखा गया, रिपोर्ट ने ये देखा कि जो हर एक व्यक्ति जो कंजम्पशन करता है, जो भी एक्सपेंडिचर करता है एनएसएसओ के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को डिटरमिन करने के लिए काफी है, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ पुअर है इंडिया में, जो मतलब टोटल गरीब है भारत में, वो लगभग इन्होंने एस्टिमेशन लगाया कि कितने हैं, 363 मिलियन, ठीक है, 2014 की बात है जब ये 3 है, ठीक है, 363 मिलियन, ठीक है। ये कितने हुए 363 मिलियन, तो मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख हुए, 10 मिलियन में 1 करोड़ हुआ, तो कितने करोड़ हुए, 36 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, 36.3 करोड़, ठीक है। 363 मिलियन का मतलब है कि 36 करोड़ लोग जो हैं, पॉपुलेशन जितनी भी है भारत की, उसमें से 36 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। अब 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 125 करोड़ तो जनसंख्या थी उस टाइम पे, 125 में से 36 करोड़ जो हैं वो गरीब हैं, ठीक है, गरीबी रेखा, और वो लगभग बनता है 29.6%, लगभग 30% लोग गरीब हैं उस टाइम पे, 2014 में जब रिपोर्ट आई। तो इन्होंने भी एनएसएसओ के डाटा पर ही ये मेजरमेंट करके बताया कि लगभग 36 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं पॉपुलेशन भारत की, ठीक है। और वो जो है वो उन्होंने देखा कि जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी उनसे बड़े हुए हैं, ठीक है। अब सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में आई थी, और उसमें उन्होंने देखा था कि लगभग 270 मिलियन लोग जो है भारत के वो गरीब है, 270 मिलियन, ये 2005 में था, और ये 2014 में, और ये सुरेश तेंदुलकर के अकॉर्डिंग है 270 मिलियन लोग गरीब, मतलब 27 करोड़ लोग। मगर ये 2014 में और बढ़ गए 363 मतलब मिलियन, 36 करोड़ से ज्यादा। तो ये देखा गया कि इसमें पहले तो 21-22% लोग ही जो है वो गरीब हैं, अब ये 30% लोग गरीब हो गए, ठीक है। तो वक्त के साथ गरीबी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, मगर यहाँ पे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा कारण है कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम है, चाहे रूरल है चाहे अर्बन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, 46% बढ़ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन भी इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स वो भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए आप ये देखिए कि ये समस्या जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे थोड़े दिन पहले की रिपोर्ट देखेंगे नीति आयोग की, तो ये बोल रहे हैं कि भाई अब तो जो गरीब है भारत में वो 19 करोड़ ही रह गए हैं, ठीक है। 19 करोड़ से भी हालांकि मना ही कर रहे हैं कि 19 करोड़ भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत कम बताया कितने करोड़ लोग ही गरीबी रेखा में आए हैं। अब इसमें क्या है कि जो भारत सरकार जो है, जो बोलते हैं ना कौन सी योजना है वो, मुफ्त अन्न योजना, ठीक है, उसमें आते हैं तो मतलब ये है कि वो मानते हैं खुद कि जो इतने करोड़ लोग हैं उनको जो है वो राशन दिया जा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। तो वो जो चीज है वो थोड़ी सी ये गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे
ऐड करती है। तो गरीबी रेखा की जो सीमाएं हैं वो एक तरह से तय नहीं है, ठीक है। और आज भी इंडिया में इसके ऊपर डाटा जो है वो कोई क्लियर नहीं होता, ठीक है। हालांकि देखो ये गवर्नमेंट की ही वो है ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर मना भी करती है कि ये चीज गलत है, ये ऐसा है वैसा है, बट फिर भी डाटा जो दिखता है तो वो दिख रहा है कि लगभग 19 करोड़ लोग तो आज भी भारत में गरीब हैं, ठीक है, जिनको एक टाइम के बाद दूसरे टाइम खाने की टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, जैसे डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो 32 रुपए, ठीक है, रूरल पुअर और 47 रुपए अर्बन पुअर, ठीक है। ये रिपोर्ट देखी गई रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार। अब देखो टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम हुई तो खर्चा भी तो बढ़ेगा, उसी हिसाब से इन्होंने बोला कि 32 रुपए अगर गांव में, ठीक है, रूरल एरिया में एक व्यक्ति खर्चता है रूरल एरिया में, और 47 रुपए जो है अर्बन एरिया में, तो फिर वो गरीब नहीं। और आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, 32 रुपये 47 रुपये तो बच्चे चीजी खा जाते हैं आज, ठीक है। तो ये गरीबी रेखा की बात है। जो गरीबी रेखा का मतलब ये है कि 32 रुपये किलो तो टमाटर नहीं आ रहे आजकल, ठीक है, गाँव में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई एक दिन में एक वो कर रहा है कि गरीब, अगर गरीबी देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल गरीबी देखें तो 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसा, क्योंकि देखो इनकम भी तो बड़ी है। अगर आप देखें तो नॉर्मली किसी व्यक्ति के पास एक दिहाड़ी लगाते हैं तो 400-500 रुपया वो भी कमा रहा है, तो 500 रुपया कमा रहा है तो महीने का 15,000 बनता है, ठीक है। 10 से 15,000 अगर कोई कमा रहा है तो 32 रुपए खर्चने में दिन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। दिन में वो 200 रुपया भी खर्च सकता है, 300 भी खर्च सकता है, ठीक है। तो 32 और 47 रुपए तो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, उस हिसाब से तो गरीब है ही नहीं इंडिया में। तो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को शो करने के लिए है, ठीक है। महंगाई के हिसाब से देखें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग देखें तो 32 और 47 रुपए कुछ भी नहीं है, इतनी तो बच्चे शाम को चीजी खा जाते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए अगर आप इस चीज को देखें, मगर ये गरीबी के अकॉर्डिंग सही भी लगता है, मगर वैसा है नहीं एक्चुअल में। ये जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए बनाई गई, ठीक है। बाकी ऐसा है नहीं कि 47 रुपए खर्च नहीं सकता, तो शहर में बंदा रह रहा हो 47 रुपए दिन के नहीं खर्च सकता तो बात ही नहीं बनती, ठीक है। हाँ, कि एक घर में 4 बंदे रह रहे हैं तो फिर वो 200 रुपए के आसपास बना, तो फिर थोड़ा सा दुख बनता है। तो वो बात भी यही कर रहा है कि हर बंदे, अब बच्चा तो कमा नहीं सकता, अगर 2 वाइफ और हस्बैंड हैं तो वो दोनों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि हस्बैंड भी 47 रुपए और वाइफ भी 47 रुपए। हालांकि वो कमा रही है, वाइफ की नहीं कमा रही है, वो अलग बात है, बट अर्बन एरियाज में एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ठीक है, रूरल एरिया में भी। तो ये थोड़ा डिफाइन करने का तरीका है, इन्होंने ये बढ़ाया क्योंकि 2014 की बात है। अगर आज की बात करें तो ये 100 रुपया बता देंगे, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल 100 रुपया दिन का खर्च रहा है तो गरीब नहीं है, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में फर्क क्यों है, वो महंगाई के हिसाब, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं, पर 2-3 जो मैंने आपको बताई जो रिपोर्ट्स हैं कई बार आ जाती हैं, दांडेकर, तेंदुलकर, रंगराजन, ये किससे जुड़ी कमेटीज हैं, ये गरीबी से जुड़ी है, ठीक है। मेनली ये 3 है, और भी हैं बट ये 3 ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सबको जानना भी है, ठीक है, क्योंकि हम सब मतलब बहुत ज्यादा यूथ जो है वो इससे पीड़ित भी है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हमने पॉवर्टी को डिफाइन किया कि जब एक आदमी जो है, ये एक सोसाइटी में ऐसे कुछ सोसाइटीज हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में सक्षम नहीं वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जब एक व्यक्ति काम तो करना चाहता है, काम की तलाश भी कर रहा है, मगर उसको वो काम नहीं मिल पा रहा है जिसको वो चाहता है,
या मैं उसकी मर्जी के खिलाफ भी वो काम मिल रहा है, फिर भी उसको उस चीज में वो इंटरेस्ट से वो कमा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट कुछ और किया है और उसको करना कुछ और पड़ रहा है। तो जॉब से पहली बात ये ध्यान रखना कि एम्प्लॉयमेंट से कोई भी खुश नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आदमी की सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग है, वो सोचता नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जो अपनी जॉब से, अपने वर्क कल्चर से सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है? एक नॉर्मल सी बात। जब भी आप कहीं पे भी आप जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे, ठीक है? आप माना कि गवर्नमेंट जॉब में भी लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको 1, 2, 3, 4 महीने चाहो होगा, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हम बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली। पर हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको वो भी चीजें बोर होने लगे आपके लिए, ठीक है? हो सकता है उसमें भी दिक्कत आने लगे, है ना? और आप जो है वो उस चीज में खुश ना रहें, ठीक है? चाहे गवर्नमेंट ही लगी है आपकी जॉब, हो सकता है वो ट्रांसफर का चक्कर हो सकता है कि वहाँ पे वर्क प्रेशर ज्यादा हो सकता है वहाँ पे टीचर प्रिंसिपल का माहौल ऐसा ना हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। बट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उससे अलग है, ठीक है? अब देखिए, हम नौकरी की बात करते हैं, नौकरी मिल जाती है तब भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वो होती है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक बात है कि मैंने ये नौकरी नहीं करनी, मैंने दूसरी करनी, मेरे को ये ठीक नहीं लगी, ये कंपनी ठीक नहीं है, ये जॉब ठीक नहीं है, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होती है चीज। हालांकि उसने अपनी मर्जी से छोड़ी, उसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक व्यक्ति जॉब तो करना चाहता है, वर्क तो ढूंढता है, मगर वो उसको मिल नहीं पाता, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, अगर मिलती भी है तो उसको वो शायद दरकिनार कर देता है और आगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो तलाश करता है, ठीक है? तो ये हमारी इकोनॉमी की सेहत के लिए, अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट खुद ही एक शराब है, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है? जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगी मार्केट में, देखो जब पैसा आता है किसी के पास तो वो मार्केट में डिमांड बढ़ती है उसकी, ठीक है? जब माने कि किसी के पास 50,000 रुपया अगर आ रहा है तो वो उसको कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना उससे, वो उसको पैसे को रखेगा थोड़ी संभाल संभाल के। थोड़ी थोड़ी सेविंग तो चलो सभी करते हैं, बट वो उस 50 में से 10,000 सेव कर लेगा, 40,000 तो खर्च ही देगा वो, ठीक है? जिस हिसाब से डिमांड्स हैं आजकल, तो जब डिमांड के हिसाब से वो खर्चा करेगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड भी हो रही है और सप्लाई भी होगी। क्लियर है? तो अब सप्लाई होगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा, ठीक है? इसी तरह से मार्केट का सर्कल चलता है और ये चीजें डिपेंड करती हैं। अब जैसे देखिए कोई मेला होता है, कोई कुछ होता है, तो ये भी एक कमाने के तरीके हैं, कुछ ना कुछ सर्कल चल रहा है ना? वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, 10 रुपए की चीज 12 में बेचते हैं, 15 में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड है तभी वो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तभी वो मार्केट में आ रही हैं, तभी वो उनको खरीदा जा रहा है और फिर जो है वो सर्कल चलता है इस तरह से, ठीक है? ये जो पैसों का लेन देन होता है इसी को ही इकोनॉमी की लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है? लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, ठीक है? पैसा मार्केट में बना रहे, आदान प्रदान चला रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाता आता रहे, तो यही इकोनॉमी ग्रो करने के चांसेस होते हैं, ठीक है? हाउ टू मेक मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, ये चीजें जो है वो अर्थव्यवस्था को तरलता से मतलब लिक्विडिटी चलाई जाती है, इससे अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग बनती है। चलिए अब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितने तरह का होता है, ठीक है? एक तो मैंने इसके साथ बताया भी था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है ही, मगर उससे भी बड़ी समस्या भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई एक व्यक्ति ग्रेजुएट है, ठीक है? ग्रेजुएट है तो वो एक बहुत बड़ा अफसर भी बन सकता है और वो हो सकता है कि सेम टाइम पे एक पेन की नौकरी के लिए भी तरस रहा हो, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है ना। बेशक वो ग्रेजुएशन उसने बहुत अच्छे मार्क्स से की है, बहुत अच्छी बीएससी की है उसने या बीटेक की है, मगर वो एक पेन की या क्लर्क की जॉब के लिए भी तरस रहा है या मिल गई उसको, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं गिना जाएगा उसका,
ठीक है, क्योंकि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट अपनी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया मगर वो उस आदमी के टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कौन, वो संस्था, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, क्योंकि टैलेंट तो ज्यादा था उसमें मगर उसने गवर्नमेंट जॉब ले ली इस चक्कर में कि मैं सिक्योर रहूंगा और ये रहूंगा, और वहां पे जाके वो भी वैसा बन जाएगा, इसलिए वो उसका पोटेंशियल जो है वो धीरे 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 खत्म होता जाएगा। जो उसका एक स्टेटस था, जो उसका पोटेंशियल था, कैलिबर था, वो डाउन हो जाएगा, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज समझ आ रही है बात है? देखिए टाइप्स की अगर हम बात करें, सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ये वॉलेंट्री, ये पहला तो मैंने बताया भी आपको अभी, अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ये 5-6 तरह के होते हैं। तो पहला है वॉलेंट्री इनकम, स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखिए ये जो स्वैच्छिक बेरोजगारी है मतलब अपनी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से वॉलेंटरली जो है वो आपने ये बेरोजगारी को चुना है। ये जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये लोग जो है मैंने बोला इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को लेते हैं। मेरा इंटरेस्ट इस जॉब करने का है, मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा, नहीं लगेगा, मेरे को मिल गई जॉब मगर मैंने नहीं करी, हो सकता है मैं 100 बहाने ढूंढ रहा हूँ, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मेरे से काम ज्यादा ले रहे हैं, मेरे को आने जाने में दिक्कत है, मेरे को माहौल अच्छा नहीं लगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि उसको मिली तो सही मगर उसने की ही नहीं। वो बोल रहा है कि मैं इससे अच्छी करूंगा, मैं इससे बढ़िया करूंगा, हो सकता है उसको सैलरी कम लग रही हो, कुछ भी कारण हो सकता है। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट मैच नहीं करता जॉब के साथ, ठीक है, मिसमैच हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, और जॉब्स अवेलेबल हैं, उसको मिल भी रही है, बट पर्सन्स आर नॉट विलिंग और इंटरेस्टेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये चीज है इसमें, ये तो समझ गए होंगे आप। आगे चलें दूसरा, ठीक है। वैसे ये जो ना एक साइकोलॉजिकल नेचर है, ठीक है, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपनी तरफ से कर रहा है, ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। जैसे आपको माना कि आप ही हैं या हम ही हैं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको पता है गवर्नमेंट चलो टाइम लगेगा, अभी तो पोस्टिंग निकल रही है, प्राइवेट स्कूल में आपको मौका मिला, आप सोचेंगे यार 6-7 घंटे काम करवाते हैं, 8-8 क्लासेस लेनी पड़ती हैं, बच्चों में पागल हो जाते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा काम करवाते रहते हैं, सैलरी 6-7 हजार रुपए देते हैं, तो आप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई मतलब एक तरह से बंधना नहीं चाहता इन चीजों में, इसलिए ये साइकोलॉजिकल नेचर है। ये वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट करना भी चाहता है आदमी मगर इसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये नेचर ही ऐसा है आदमी का कि इंटरेस्ट इसमें खुद क्रिएट ही नहीं होगा। आदमी क्या चाहता है कि काम भी कम हो, वर्किंग आवर भी कम हो, छुट्टियां भी मिलती रहे और सैलरी भी 50,000 हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, वो हर किसी की इच्छा रहती है। चलिए अब देखिए दूसरी बात है कि हमारी एक बेरोजगारी की टाइप है साइक्लिकल, ठीक है, इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जैसे चक्र है, चक्रीय है, साइकिल का जैसे पहिया होता है, तो वो जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये गोल है एक तरह से जैसे साइकिल होती है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिसेशन की वजह से आता है। दिस इज ड्यू टू द रिसेशन, मंदी जो पड़ती है, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक जो रिसेशन होता है इन द इकोनॉमी, रिसेशन इन द इकोनॉमी। जैसे आप जानते होंगे 2008 में रिसेशन आया था, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं क्या होता है कि कई बार वो बंदों को फायर कर लेते हैं, जैसे डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, आईटीआई वाले, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पर बंदे हैं, उनको वो हायर तो कर लेते हैं, ठीक है, मगर उनको उतनी सैलरी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि मंदी क्या है, मतलब वहां पे डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक,
सप्लाई कम होगी तो इंडस्ट्रीज में इतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ डिमांड ही नहीं है उसकी, तो बनेंगे क्यों, मैन्युफैक्चर क्यों होंगे? इसी को बोलते हैं रिसेशन इन द, मंदी है, ठीक है, डिमांड कम है, सुस्ती से काम चला हुआ है, होता है ना, मंदी हर चीज में देखने को मिलती है बीच बीच, ये साइक्लिकल होता है, ऐसा नहीं कि मंदी चलती रहेगी, ठीक है, 2-3 महीने में मंदी है, हो सकता है कि 3-4 महीने बहुत अच्छा काम चले, हो सकता है कि 2 साल तक मंदी चली इस चीज में, मगर फिर जो है वो साइकिल घूमी, पहिया घूमा, तो फिर से उसमें बूस्ट अप देखने को मिले। तो ये जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है उसके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जब एम्प्लॉयमेंट, माना कि कोई जॉब में लगा है, जब आपकी कंपनी कोई बंद हो गई या कंपनी प्रोडक्शन कम हो गई तो आपको छुट्टी भेज देंगे घर में, ठीक है, जाओ भी, यहाँ काम ही नहीं है, जब होगा तो बुला ले। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट ये है, ठीक है। अब देखिए, जिससे रिसेशन के दौरान क्या होता है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है। जब इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां कम हो जाएंगी तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। हो सकता है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको बोले घर चले जाओ, 1 साल हमारे पास कोई डिमांड ही नहीं है, हमारी मार्केट गिर गई है, इसलिए। तो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रेवलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। नॉर्मली ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है, कहाँ पे, वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो हो चुकी है और इकोनॉमी में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं रही, ठीक है, तो वहां पे देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल, ये चीज आपने सिर्फ ये याद रखनी है, रिसेशन इन द इकोनॉमी की वजह से होती है, ये ज्यादा मेन पॉइंट, जो की पॉइंट्स है वो याद रखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब हिंदी में बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन होती है घर्षण, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। घर्षण किस चीज का? अब देखिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कहीं ना कहीं आदमी, मतलब कोई भी जॉब को जो चाह रहा है, जॉब मिले, वो जॉब करना और जॉब को ढूंढना, उसके बीच का संघर्ष है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझेंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप वैसे तो जॉब कर सकते हैं, बट आप जॉब के लिए ना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, ठीक है, आप एक अच्छी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मिलेगी तब ना करें, तब भी हम करें, ठीक है। और अच्छी जॉब का मतलब ये नहीं है कि सरकारी, प्राइवेट भी मिल जाए, पर एक अच्छी सैलरी और एक स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट जॉब मिले तो आप शायद उसको भी कर लें, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा आप जिस जॉब के लिए देख रहे हैं या किस तरह की जॉब को देख रहे हैं, नेचर ऑफ द जॉब जो है वो सूट कर जाए आपको, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से कि टाइम इसमें स्पेंड होगा और वो फ्रिक्शनल, मतलब एक तरह से संघर्ष है, ठीक है, घर्षणात्मक है ये, तो इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब एक इंडस्ट्री में डिमांड कम है या नौकरी कम है और दूसरे साइड पे दूसरी इंडस्ट्रीज में ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो आप उस इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में जाना पसंद कर लें, क्यों? क्योंकि वहां पे तो डिमांड नहीं है और वहां से आपको बोल रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी दे पाएंगे हम, आप करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी जगह। तो वो जब दूसरी जगह जाएगा तो वहां पे उसकी जो है वो शायद वहां पे भी वो उतने अच्छे से सरवाइव ना कर पाए, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब वो बेटरमेंट के लिए जा रहा है यहाँ वहां, मगर वो वहां पे भी फेस कर रहा है चीजें, ठीक है, फिर वहां से भी छोड़ दे रहा है। इसके लिए आप एक परमानेंट जॉब ढूंढना चाहते हैं, सिक्योर जॉब ढूंढना चाहते हैं और फिर उसके लिए आप टाइम डिवोट करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात आती है, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, एक शॉर्ट टर्म, ठीक है, बोल सकते हैं आप, इस शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि ये लंबे तौर पे चला रहेगा, 5-6 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन नेचर। क्यों? क्योंकि एक जगह से निकले 2-3 महीने 4 महीने आपको मिल तो जाएगा दूसरी जगह, फिर वहां से भी छोड़ दिए 1 साल बाद, कोई बात नहीं, फिर से 1-2 महीने घूमे, फिर से मिल जाएगा। ये प्राइवेट फर्म्स में देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखा होगा आपने, स्विच करते रहते हैं लोग प्राइवेट फर्म्स में। तो ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टेंशन भी देता है। कई बार आप ग्रो भी करना चाहते हैं तो ग्रोथ भी होती है, बट आपको स्विच करना पड़ेगा एक जगह से। आप एक कंपनी में पूरी उम्र नहीं निकाल सकते आप एक, ठीक है, जगह पे। इसीलिए इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, जो बीच में थोड़े टाइम के लिए आता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो सबको भी पता होगा, सीजन के साथ जब आता है मौसमी बेरोजगारी, जो नॉर्मली बिजनेस से जुड़ी हुई। देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनकी जो प्रोडक्टिव नेचर कब है, मतलब वो प्रोडक्शन कब करेंगी ज्यादा, ठीक है, जब डिमांड होगी। और डिमांड जो है वो समय के साथ होती है, जरूरी नहीं है। अब एक जैसे बरसात, बरसात में कुछ चीजों को लेके डिमांड है और कुछ चीजों को लेके डिमांड नहीं होगी। जैसे आप देखिए तो आजकल छातों की डिमांड होगी, ठीक है, प्लास्टिक की जूतों की डिमांड होगी, प्लास्टिक की चप्पल की डिमांड होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नेचर इस तरह का इस टाइम पे डिमांड कर रही है कि छातों की डिमांड होगी बहुत अच्छी, अगर बारिश हो रही है। ये ऑब्वियस सी बात है, पुरानी छाते होंगे तो टूटे हैं तो उसको भी बनाएंगे लोग, तो उनके पास काम होगा इस टाइम पे, ठीक है। मगर जब सर्दियां हैं या वो हैं गर्मियां हैं और कोई बारिश का मौसम नहीं है, तो छातों की डिमांड नहीं है, तो उस टाइम पे सीजन नहीं होता एक तरह से, ठीक है, बोल सकते हैं। कोई जैसे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो सीजन के टाइम पे हम बहुत सारी चीजें जो है वो उगा लेते हैं और उनको स्टॉक में रखते हैं, बफर स्टॉक, फिर बाद में उसको बेचते हैं। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जब सीजन चला है तब तो हमारा ठीक है, हम नेक्स्ट, जब आपको पता है कि जब इनकी डिमांड नहीं होगी उसके लिए भी हमने बचा के रखना है, ठीक है, तो सीजन के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ साल में कुछ महीनों के लिए ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो उससे रिलेटेड एम्प्लॉयड पर्सन है, वो एक्टिविटीज जो है वो ऑफ सीजन में जो है वो वहां पे एक्टिव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो किसी दूसरे और शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जैसे कोई रेडी फड़ी वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं नॉर्मली, आजकल सर्दी सॉरी बरसात है तो भुट्टे भुट्टे भूनना शुरू कर देंगे, है ना, मक्खी। फिर गर्मी होगी तो वो आइसक्रीम बनाना शुरू कर देते हैं, आइसक्रीम चलती है उसमें। और अगर इस तरह से, तो ये सीजन के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है ना उनके अकॉर्डिंग। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लगे हुए हैं, आप बोलते हैं कि यही मेरा काम है, मैं यही करूंगा, तो फिर आपको फिर उसमें आपको ऑफ सीजन दिक्कत देखने को मिलेगी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरली जो है वो बिजनेस और एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, ठीक है, अपना एग्रीकल्चर और बिजनेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिस्गाइज्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, ये ज्यादा आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, ये सुना होगा आपने पहले भी, ठीक है। और आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं इसको, और छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके वैसे और भी नाम है, बट मेनली इसको प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी नाम करते हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है, ये वैसी सिचुएशन है जब लोग जो हैं ये ऐसी जॉब के लिए एम्प्लॉयड होते हैं जब वहां पे हम एफिशिएंसी नहीं दे पाते, ठीक है। और जहाँ पे हमें कम लोगों की, माना कि जैसे कम लोगों की जरूरत है पर लोग बेले हैं, ठीक है, लोग बहुत हैं, अवेलेबल बहुत है लोग, मगर बंदे तो 4 बंदों की जरूरत है और उनके पास आगे हैं। तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये बहुत जरूरी है वर्ड है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसके थ्रू क्वेश्चन आता है, ये वर्ड लिखते हैं इसमें, ठीक है। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य हो जाती है,
0। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखें, एक छोटा सा, आपने कंस्ट्रक्शन वर्क घर का चलाया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि इसके लिए 2 मिस्त्री या 1 मिस्त्री 2 मजदूर काफी है, ठीक है, मगर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए काम। आप बोले नहीं यार, 3 मिस्त्री लगा देते हैं और 6-7 मजदूर जो भी हैं वो लग जाए, कोई बात नहीं, है ना, 3 मिस्त्री 6 मजदूर लगा दिया। वो आप जल्दी के चक्कर में, हो सकता है कि आपको वो काम जल्दी चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको जल्दी बनाना चाहते हैं, मगर इसमें जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आपके पास पैसा ज्यादा है, टाइम कम है, तो आप उसको जल्दी जल्दी बनाना चाह रहे हैं, बट लोग तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि लोग आपको मिल गए और लोगों ने काम भी कर दिया, मगर वो जो प्रोडक्टिविटी है मार्जिनल, वो वहां पे 0 मानी थी, कम हो गई, कई केसेस में 0 भी हो जाती है। मतलब बोलने का ये है कि वो इतना अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता, जो चीज वो करनी चाहिए थी, जो एक आदमी कर सकता था, वो शायद 3 आदमी नहीं कर पाए, ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि मिसमैच भी तो होगा। एक मिस्त्री अगर अच्छा काम कर रहा है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो तीनों व्यक्ति एक ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है वहाँ। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर के केस। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे हम घर में 7 आदमी या 6 आदमी, 6 के 6 आदमी जो हैं वो घर में क्या करते हैं कि काम, खेती का काम है तो खेती का काम पड़ा तो सब इकट्ठा होंगे तो 2 दिन में कर लेंगे, एक ही दिन में हो गया जी काम, ठीक है, धान खेत लगाने हैं या कणक को काटना है तो हम क्या करते हैं कि सारे आएंगे, मिलजुल के काम करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बात ये आती कि जो व्यक्ति 2 दिन में 2 आदमी काम कर सकते थे, वो 7 व्यक्तियों ने एक दिन में कर दिया, तो प्रोडक्टिविटी तो 0 हुई ना, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि उन सभी ने काम तो कर दिया, बेशक वो एक दिन में कर दिया, बट वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम नहीं हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, जहां पे एक जॉब को करने के लिए जहां पे एक आदमी की जरूरत है, वहां पे हो सकता है 3 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये इक्वल एफिशिएंसी से नहीं होगा, हर एक आदमी की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जिसमें ये ज्यादातर आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया, ये भी एग्रो बेस्ड ही हमें देखने को मिलता है, ये बेरोजगारी देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में देखने, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा समझे होंगे आप, इसको समझाने की कोशिश तो की है मैंने, ठीक है, अगर नहीं भी आई होगी समझे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल, संरचना ही ऐसी है कि वो बेरोजगार तो होंगे। अब देखिए, ये वही बात है कि जो, जैसे माना कि सरकार ने वैकेंसीज निकाली, ठीक है, और जो लेबर है, मतलब जो आदमी है जो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, जो भी अप्लाई करने वाले लोग हैं, उसकी और वैकेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो मिसमैच हो रही है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो लेबर अवेलेबल है, ठीक है, मैंने माना कि 100 पोस्टें निकाली हैं, आदमी बेशक 10,000 है, ठीक है, 1,00,000 है, मगर वो 100 लोग मेरे अकॉर्डिंग मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो मिसमैच हो रहा है, ठीक है, जैसे मेरे को आदमी चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अब मिल ही नहीं रहे हैं तो बंदे तो बहुत हैं, मगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं ना, जॉब के अकॉर्डिंग जो मेरे को चाहिए, ठीक है। ये क्यों होता है? जब इकोनॉमी में पॉलिसी पैरालिसिस होता है, ठीक है,
देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और वो फेल हो गई, वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाई, धरातल पे उतरी नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बेशक अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई, मगर उसका फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने कौशल विकास योजना शुरू की, हमने बहुत सारे लोगों को वोकेशनल डिग्रीज दे दी, स्किल दिया, है ना, स्किल इंडिया बनाया, मेड इन इंडिया बनाया, मगर बेरोजगारी तो फिर भी वैसी है, बेरोजगारी दूर नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है वो एक्चुअल में उसको पैरालाइज हो गया है, पॉलिसी उनकी पैरालाइज हो चुकी है, वो अच्छे से उतर नहीं पा रही है, ठीक है। अगर उतर भी पा रही है तो वो बहुत कम, कोई 7,000, कोई 5,000, कोई 6,000 देगा, तो उस टाइम पे ये बेरोजगारी ही मानी जाएगी, ठीक है। ये 5-7 हजार में कोई जॉब करना नहीं चाहेगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब आप 2-3 आदमी को पाल नहीं सकते 5-7 हजार। दिक्कत ये है कि जो मिसमैच होता है, ठीक है, बिटवीन अ जॉब वैकेंसीज एंड द सप्लाई ऑफ लेबर, जो अवेलेबिलिटी है लोगों की उनकी और जॉब की रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होती, तब ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है। ये खासकर गवर्नमेंट इंडिया के केस में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है और गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट भी जानती है कि ये चीज है भारत, मगर गवर्नमेंट इसको डिनाई करना चाहती, नहीं करना चाहती। और स्ट्रक्चरल जॉबलेसनेस जो है, ये स्किल में मिसमैच हो सकता है, ठीक है, पॉलिसी में प्रॉब्लम आ सकती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ठीक है, जो स्कोप है, एजुकेशन, इनोवेशन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। और एक होता है टेक्नोलॉजिकल, तो वो हम देख लेंगे 10 बजे। टेक्नोलॉजिकल